वजन की भी ज़्यादा कम है वो। क्यों भाई खुशबू तो आ गई क्या? अच्छा ठीक, खुशबू है पाछे सब आ जाए या एक ही पढ़ना टाबर है ना आरती? ठीक, अरे आओ भाई आओ। ओके हो गया ये प्रीति? चालू कर दिया, चलिए। तो अब बात करते हैं बेटा, आज हमारा पॉइंट है जल संधियाँ। ध्यान देना, जल संधि होती क्या है? ऐसा जलीय क्षेत्र जो किसी दो जल स्रोतों को जोड़ता हो तथा दो स्थल भागों को जोड़ता हो। अरे दो स्थल के बीच कोई जलीय स्रोत है उसे जल संधि कहते हैं। जल संधि दो स्थानों को भी जोड़ सकती है, जल संधि दो जलीय क्षेत्रों को भी जोड़ सकती है। जैसे 8 डिग्री चैनल ही है तो 8 डिग्री चैनल एक जल संधि हम कह सकते हैं, जो किस किस को जोड़ती है? 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री, 11 डिग्री, ऐसे नाम सुने होंगे ना। तो मालदीव और मिनिकॉय को जोड़ने वाली 8 डिग्री चैनल है, तो वो 8 डिग्री चैनल ही एक जल संधि है। जल संधि का मतलब होता है दो जलीय क्षेत्र या दो स्थलीय भागों को जोड़ने वाला जलीय भाग ही क्या कहलाता है? जल संधि। जैसे अभी आपने लिखा मलक्का जल संधि है, ये किन दो जलीय क्षेत्रों को जोड़ती है? मलक्का जल संधि दक्षिणी चीन सागर व अंडमान सागर को जोड़ती है तथा स्थलीय भाग कौन कौन से होंगे? मलेशिया व इंडोनेशिया। ऐसे ही मेरे बच्चों पाक जल संधि है या पाक जल डमरू मध्य, ये किस किस को जोड़ती है? मन्नार की खाड़ी व बंगाल की खाड़ी, ये दो तो हो गए जलीय स्रोत। स्थल हो गए भारत प्लस श्रीलंका। ये मन्नार की खाड़ी है, ये भारत और श्रीलंका को भी जोड़ती है जो बंगाल की खाड़ी में। अब आप लिखेंगे मन्नार जल संधि। कौन सी जल संधि आ गई है? मन्नार जल संधि है, ये भारत प्लस श्रीलंका के मध्य ही है। पाक जल डमरू मध्य या पाक जल संधि भी भारत और श्रीलंका का विभाजन करती है। ऐसे ही आपने राम सेतु सुना होगा, आदम का पुल, वो मन्नार की खाड़ी में ही है और भारत और श्रीलंका का विभाजन करती है मन्नार जल संधि। आगे आप लिखेंगे बेरिंग जल संधि। कौन सी जल संधि है? बेरिंग जल संधि। ये विश्व की कुछ 8-10 जल संधियाँ पढ़ेंगे। बेरिंग जल संधि के आगे आप लिखेंगे इसी में ही बेरिंग सागर व चुक्सी सागर। बेरिंग सागर प्लस चुक्सी सागर, ये अलास्का व रूस के मध्य है। किन किन को जोड़ती है? स्थलीय भाग अलास्का प्लस रूस। अलास्का अमेरिका का क्षेत्र है, प्रांत है, तो ये अमेरिका और रूस को भी हम मान सकते हैं, क्योंकि अलास्का प्रांत किस देश का प्रांत है? अमेरिका का प्रांत है, तो ये अमेरिका व रूस को जोड़ने वाली है। उसके बाद में आगे आप इसी में लिखेंगे डेविस जल संधि। कौन सी जल संधि आई है? डेविस जल संधि। डेविस जल संधि है, ये किस किस को जोड़ती है? उसमें आप लिखेंगे ग्रीनलैंड प्लस बेफिन द्वीप को जोड़ती है। ग्रीनलैंड प्लस बेफिन द्वीप, ग्रीनलैंड प्लस बेफिन द्वीप, बेफिन द्वीप को जोड़ती है। ये अटलांटिक महासागर में है, यह कनाडा के पास हम मान सकते हैं। समझ गए ना? डेविस जल संधि है, ग्रीनलैंड व बेफिन द्वीप को जोड़ती है। ये जल संधि है, ये इसी अटलांटिक महासागर में कनाडा के तट पर है। सबसे चौड़ी जल संधि। कैसी जल संधि है ये? सबसे चौड़ी। इसके आगे आप लिख सकते हैं सबसे चौड़ी जल संधि। सबसे चौड़ी जल संधि ही बोलो कौन सी है? डेविस जल संधि। अगली एक जल संधि है टार्टर जल संधि। कौन सी जल संधि है? टार्टर जल संधि।
अब टार्टर जल संधि है, ये विश्व की सबसे लंबी होगी। और टार्टर जल संधि किस किस को जोड़ती है? लिखो, खसालिन द्वीप व रूस। खसालिन द्वीप प्लस रूस, खसालिन द्वीप प्लस रूस को जोड़ती है जापान सागर व ओखोटक सागर के मध्य। जापान सागर प्लस ओखोटस्क सागर के मध्य। चलो हमें ये बताओ, ये जापान सागर और ओखोटक सागर किस महासागर के? प्रशांत के हैं। तो ये जापान के पूर्व में प्रशांत महासागर में मिलने वाली जल संधि है, जो विश्व की सबसे लंबी जल संधि। लिखो, विश्व की सबसे लंबी जल संधि। ये दो जल संधियां आप विशेष याद रखेंगे। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? डेविस। और विश्व की सबसे लंबी जल संधि कौन सी है? बोलो, टार्टर जल संधि। उसके बाद में आप लिखेंगे डेनमार्क जल संधि। कौन सी जल संधि है? डेनमार्क जल संधि। डेनमार्क जल संधि की बात करें बेटा, तो इसमें आप लिखेंगे उत्तरी अटलांटिक व आर्कटिक को जोड़ती है। उत्तरी अटलांटिक प्लस आर्कटिक को ये जोड़ती है। उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक हैं क्या? महासागर। तो ये अटलांटिक और आर्कटिक महासागर के मध्य स्थित है, आइसलैंड व ग्रीनलैंड द्वीप के मध्य। द्वीप होंगे आइसलैंड प्लस ग्रीनलैंड। आइसलैंड व ग्रीनलैंड द्वीप के मध्य स्थित है डेनमार्क जल संधि। उसके बाद में आप लिखेंगे हडसन जल संधि। हडसन जल संधि। अरे हडसन की खाड़ी किस महासागर में थी? अटलांटिक में। तो हडसन नाम आ गया तो अटलांटिक की होगी ये। इसके आगे लिखोगे हडसन की खाड़ी व अटलांटिक महासागर। हडसन की खाड़ी प्लस अटलांटिक महासागर में है ये। हडसन की खाड़ी बोलो कौन से देश के पास मिलेगी? कनाडा। तो ये कनाडा देश की मानेंगे हम। कौन सी? हडसन जल संधि। उसके बाद में विश्व प्रसिद्ध एक जल संधि है जिब्राल्टर। कौन सी जल संधि है? बोलो, जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि किस किस जलीय भागों को जोड़ती है? भूमध्य सागर, भूमध्य सागर प्लस अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर को ये जोड़ती है। स्थल क्या क्या हो जाएंगे? स्पेन प्लस मोरक्को, ये दो देश आ जाएंगे। स्पेन यूरोपीय देश आ जाएगा, सांडों की लड़ाई के लिए प्रसिद्ध है। और मोरक्को कहाँ का आ जाएगा? अफ्रीका का। उसके बाद में आप इसी में लिखेंगे फ्लोरिडा जल संधि। कौन सी जल संधि है? फ्लोरिडा। फ्लोरिडा जल संधि, नाम समझ में आ रहा है? फ्लोरिडा जल संधि। और मेरे बच्चों, फ्लोरिडा जल संधि होगी, ये लिखो मैक्सिको की खाड़ी व अटलांटिक महासागर। मैक्सिको की खाड़ी प्लस अटलांटिक महासागर। मैक्सिको की खाड़ी व अटलांटिक महासागर हैं। स्थल इसमें आ जाएगा अमेरिका व क्यूबा। स्थल क्या आ जाएगा? अमेरिका प्लस क्यूबा। चीनी का कटोरा है ना ये क्यूबा। चीनी का कटोरा
क्यूबा देश ही कहलाता है जो नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप का है। ये बस 7-8 विश्व प्रसिद्ध जल संधियाँ आप याद रख लो। मलक्का जल संधि कहाँ कहाँ है? दक्षिणी चीन सागर व अंडमान सागर। स्थल भाग हो जाएंगे मलेशिया व इंडोनेशिया। फिर पाक और मन्नार, ये दो तो भारत के संदर्भ में हैं। पाक जल संधि है, ये मन्नार की खाड़ी व बंगाल की खाड़ी के मध्य है, भारत व श्रीलंका। उसी प्रकार मन्नार की खाड़ी भारत व श्रीलंका। अब विश्व मैप में यदि इनको देखा जाए मोटा मोटा तो वैसे याद कर लोगे या थोड़ा सा दर्शाएं इनको? अरे कौन सी जल संधि कहाँ है? अगर थोड़ा सा आपको लोकेशन याद है, कौन सा महाद्वीप, कौन सा महासागर, कौन सा सागर और लगभग जो मूल मोटे मोटे देश हैं ये कहाँ स्थित है, तो ये जल संधियाँ याद करना बड़ा इजी है। थोड़े बहुत ऑप्शन से तुरंत पकड़ जाओगे, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा बहुत विश्व मैप में ABCD आनी चाहिए। अगर एकदम ही साफ बैठे हैं तब तो देखो मुश्किल है। अब इसमें सबसे पहले बात करते हैं तो यहाँ सिख हम देखेंगे तो ये एक विशाल स्थलीय खंड बन पाता है और इसी स्थल में ये जो क्षेत्र बनेगा ये किसका आ जाएगा? यूरोप का। अब यूरोप के मूल जैसे ग्रीनलैंड, फ्रांस है, स्पेन है, ये देशों का पता होना चाहिए। और ये कौन सा आ जाएगा? अफ्रीका। ये हमारा कौन सा है? एशिया। एशिया में ये रूस आ जाएगा, यहाँ जापान आ जाएगा। उसके बाद भारत ये है ही यहाँ पर, और यही बन गया श्रीलंका। उसके बाद में यहाँ पर ये आ जाएगा उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में यहाँ ये क्या बन जाएगा? ग्रीनलैंड द्वीप, ठीक है। यहाँ से कि ये मैक्सिको बन जाएगा। यहाँ क्या बन जाएगा? कनाडा आ जाएगा। यहीं से लगभग क्या मिलेगा? क्यूबा। और ये जो अमेरिका का एक प्रांत है इसका नाम क्या है? अलास्का। विश्व मैप में उधर घुमाकर देखेंगे तो ये अलास्का आपको यहाँ मिलेगा, ये अलास्का इधर चला जाएगा, तो ये यहाँ पर अलास्का आ जाएगा। दक्षिणी अमेरिका की कोई ऐसी खास कहानी नहीं है, लेकिन फिर भी बना लो दक्षिणी अमेरिका। बस इसी में मूल रूप से ये सारी जल संधियाँ बनी हुई। अब इसमें लोकेशन में यदि देखें तो सबसे पहले आपने एक जल संधि का नाम लिखा है मलक्का जल संधि। अब ये आपको पता होना चाहिए दक्षिणी चीन सागर किस महासागर का सागर है? अरे प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा सागर लिखवाया था दक्षिणी चीन सागर। और दक्षिणी चीन सागर है तो नाम से पता चल रहा चीन के आसपास मिलेगा, और चीन तो पूर्वी एशिया में वहाँ मिलेगा, रूस से नीचे, जापान से ऊपर लगभग में। और उसके बाद में अंडमान सागर ये यहाँ पे आ जाएगा। इंडोनेशिया ये है ही भारत का स्थलीय समुद्री पड़ोसी, इंडोनेशिया भारत का समुद्री पड़ोसी देश में आ ही जाएगा। उसके ऊपर मलेशिया आ जाएगा चीन के पास से। तो यहाँ तो ये बन गया मलेशिया, और विश्व मैप में देखें तो ये बन गया इंडोनेशिया, ठीक है। अब जलीय क्षेत्रों की बात करें तो चीन के पास में है दक्षिणी चीन सागर, और इस इंडोनेशिया के पास होगा अंडमान सागर। तो यहाँ से हम मान सकते हैं ये अंडमान सागर, और ऊपर ये क्या चल जाएगा यहाँ दक्षिणी चीन सागर, ठीक है। अब इन्हीं के बीच में एक विशाल ये जल संधि फैली हुई है, इसी का नाम क्या है? मलक्का जल संधि। तो ये पूर्वी एशिया के पास प्रशांत महासागर है, ये प्रशांत हो गया, ये बीच में अटलांटिक, ऊपर ये क्या आ गया? आर्टिक, ये अंटार्कटिक, नीचे ये हिंद महासागर है। अब देखें ये भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश श्रीलंका, ऊपर भारत। श्रीलंका और भारत का विभाजन दो जल संधियाँ कर रही हैं, एक मन्नार की खाड़ी, एक पाक जल डमरू मध्य। अब मन्नार की खाड़ी देखें तो यहाँ से आपको मिलेगी मन्नार की खाड़ी, ये तमिलनाडु है, दक्षिणी पूर्वी तमिलनाडु, और श्रीलंका के बीच यहाँ मन्नार की खाड़ी आ जाएगी। यहाँ दक्षिणी पश्चिमी तमिलनाडु के पास आ जाएगी यहाँ पर पाक जल डमरू मध्य या पाक जल संधि। बस इतने ज़्यादा कहानी याद न रख के आप दोनों में ये याद
याद रख सकते हो मन्नार और पाक ये दोनों ही भारत और श्रीलंका के बीच में हैं, अर्थात तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य मिलेगी। उसके बाद में आपकी आ रही है बेरिंग जल संधि। बेरिंग, अब बेरिंग जल संधि कहाँ कहाँ है? बेरिंग सागर और चुक्सी सागर में। ओके, इतनी बात। अलास्का व रूस के मध्य है। अब इस मैप को आप उठाकर इस तरह से फोल्ड करोगे तो ये रूस का भाग है, यही देश कौन सा मिलेगा यहाँ पर? रूस। और ये यहाँ अमेरिका देश है नीचे, अमेरिका का हटके एक प्रांत है और वो प्रांत है अलास्का। अब इस प्लाई को आप दोनों तरफ से फोल्ड करोगे तो इधर रूस और अलास्का मिल जाएंगे कि नहीं? इधर रूस और अलास्का दोनों मिल जाएंगे। अब बेटा देखने में ये अलग अलग दिख रहे हैं कि दोनों अलग अलग हैं, तो कैसे मिलेंगे? प्लाई को पीछे की तरफ इसको फोल्ड करोगे, पृथ्वी को गोल बनाओगे तो ये दोनों इससे चिपकेंगे कि नहीं? तो इधर ये अलास्का उधर चला जाएगा, रूस के पास, दोनों चिप जाएंगे। तो इस रूस और अलास्का के पास बेरिंग सागर थोड़ा ऊपर मिलेगा, यहाँ पर आर्कटिक और प्रशांत का विभाजन भी करता है ये बेरिंग सागर। यहाँ से आपको मिलेगा बेरिंग सागर, ठीक है, और उसके नीचे ये आ गया चुक्सी सागर, और यहाँ ये चुस्की सागर, दोनों को आपस में मिलाने वाली ही कौन सी है? बेरिंग जल संधि। जो रूस और अलास्का, अलास्का को आप कह सकते हो अमेरिका, यानी अलास्का ऑप्शन नहीं हो तो अलास्का की जगह देश का नाम क्या हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? यहाँ से आपको ये मिल जाएगी। उसके बाद में डेविस जल संधि। डेविस जल संधि तो अटलांटिक महासागर की कनाडा के पूर्वी तट पर है। ग्रीनलैंड जो दिख रहा है आपको, ग्रीनलैंड और बेफिन, तो बेटा यहाँ से कि ये कनाडा देश है, ये टोटल कनाडा में यहाँ ये बेफिन आ गया द्वीप, और ये ग्रीनलैंड द्वीप है। इनके बीच में जो ये जल संधि बनी हुई है यहाँ पर, इसी जल संधि का नाम क्या है? डेविस जल संधि। ये यहाँ पर डेविस जल संधि आ जाएगी कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच, लेकिन द्वीप कौन सा माना जाएगा? बेफिन द्वीप। ये यहाँ पर विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि डेविस जल संधि समझ में आ गई। अटलांटिक महासागर की है, कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में हम मान सकते हैं। देश कनाडा आ जाएगा, लेकिन द्वीप अगर हो तो बेफिन और ग्रीनलैंड। देश हो तो कनाडा, महासागर हो तो अटलांटिक। उसके बाद में टार्टर जल संधि है, खसालिन द्वीप और रूस, जापान सागर, ओखोटक सागर, वहीं चलो जहाँ बेरिंग जल संधि है। जहाँ बेरिंग जल संधि है, मलक्का जल संधि है, उनके बीच में मिलेगी। यहाँ पर ये सबसे पूर्वी देश जापान है कि नहीं? अब यहाँ से ये जापान सागर मिल जाएगा आपको, जो किसका है? प्रशांत महासागर। और इसी जापान सागर के पास ओखोटक सागर, जो प्रशांत महासागर में ऊर्जा संसाधनों के लिए विख्यात था। अरे ऊर्जा संसाधनों के लिए प्रशांत महासागर जब आपने पढ़ा तो लिखाया था, ओखोटक सागर प्रशांत महासागर में स्थित है, जो विश्व प्रसिद्ध ऊर्जा संसाधनों के लिए चर्चित है। पेट्रोलियम मिलता है इसमें, पेट्रोलियम हमारे अरब सागर के मुंबई की तरह। तो यहाँ ये ओखोटक सागर मिल जाएगा। इन्हीं के बीच में यहाँ पर स्थित है कौन सी जल संधि? टार्टर जल संधि। जापान सागर भी जापान के पास पूर्व में प्रशांत का है, ओखोटक सागर भी किसका है? जापान का है। खसालिन द्वीप और रूस के मध्य ये मानी गई। उसके बाद में डेनमार्क जल संधि है, ये तो उत्तरी अटलांटिक व आर्कटिक महासागर को जोड़ती है। उत्तरी अटलांटिक शब्द भी हटा दो तो आप ये याद रख सकते हो, अटलांटिक व आर्कटिक। अटलांटिक व आर्कटिक महासागर को जोड़ती है आइसलैंड व ग्रीनलैंड। आपने मध्य अटलांटिक कटक लिखा था, अटलांटिक महासागर का सबसे लंबा समुद्री पर्वत। वो उत्तर में आइसलैंड से शुरू होकर दक्षिण में बोवेट द्वीप तक जा रहा था कि नहीं? समझ में आई थी ना ये बात? तो यहाँ ये ग्रीनलैंड है ही, इससे ऊपर देखेंगे तो आइसलैंड द्वीप है, आइसलैंड द्वीप है, ठीक है। यहाँ आइसलैंड द्वीप के पास ही कौन सा महासागर शुरू हो जाएगा? ऊपर आर्कटिक। ये आर्कटिक महासागर शुरू हो रहा है, नीचे यहाँ पर ख़त्म हो रहा है अटलांटिक
अटलांटिक महासागर। तो आर्कटिक और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि है कौन सी जल संधि? डेनमार्क। ऊपर द्वीप आ जाएगा आइसलैंड, नीचे द्वीप आपको ये दिख ही रहा है, कौन सा? ग्रीनलैंड। तो यहाँ पर स्थित मिलेगी ये जल संधि। उसके बाद में बेटा बात करते हैं हडसन जल संधि। हडसन जल संधि हडसन की खाड़ी व अटलांटिक महासागर में है। विश्व की सबसे बड़ी तटीय खाड़ी लगभग यहाँ मिलेगी आपको हडसन की खाड़ी, ठीक है। कनाडा के पूर्वी तट पर स्थित है हडसन की खाड़ी, विश्व की सबसे बड़ी तटीय खाड़ी। अब यहाँ पर हडसन की खाड़ी के पास अटलांटिक महासागर को जोड़ती है हडसन जल संधि। ये हडसन जल संधि हो गई। यहाँ पर ये अटलांटिक महासागर है, तो इन दोनों को जोड़ती है देश कौन सा आ गया? कनाडा। जिब्राल्टर तो एग्जाम लाइक सबसे मोस्ट जल संधि जिब्राल्टर। जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार कहलाती है। यह अटलांटिक महासागर व भूमध्य सागर को जोड़ती है। बेटा ये सागर कौन सा है रे? अरे ये अंदर स्थल के अंदर घुसा हुआ भाग सागरी तो है, लाल सागर। कौन सा सागर है ये? लाल सागर, जो हिंद महासागर का है। ये नीचे हिंद महासागरी है, ऊपर ये देखेंगे सारा अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक के अंदर स्थल में ये भाग अंदर घुसा हुआ है जल का, इसी का नाम क्या है? भूमध्य सागर। अब अटलांटिक और भूमध्य सागर और लाल सागर के मध्य जो ये स्थल दिख रहा है, ये 168 किलोमीटर लंबा है। इसको काटकर एक चौड़ी नहर बना दी, और यही नहर कौन सी बनी? सवेज नहर। तो ये सवेज नहर हो गई है, इसमें जल भर गया 1869 ईस्वी में, पढ़ी है आपने, छोड़ो उनको। अब ये भूमध्य सागर है। अब भूमध्य सागर किस महासागर का सागर है? अटलांटिक का। तो यहाँ पर ये जल संधि बनी हुई है, और इसी का नाम है जिब्राल्टर जल संधि। अब जिब्राल्टर जल संधि के पूर्व में तो है भूमध्य सागर, और पश्चिम में है अटलांटिक महासागर। तो अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली जल संधि ही कौन सी है? जिब्राल्टर जल संधि। आपको भूमध्य सागर में प्रवेश करना है अटलांटिक महासागर से होकर, तो जिब्राल्टर जल संधि को क्रॉस करोगे कि नहीं? इसी कारण इस जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। देखो बेटा, ये अटलांटिक महासागर भरा पड़ा है। अटलांटिक से होकर आप भूमध्य में जाना चाहते हैं सागर में, तो जिब्राल्टर को क्रॉस करना पड़ेगा जल संधि को। इसी कारण भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार ही क्या है? जिब्राल्टर जल संधि। देखो ये जिब्राल्टर जल संधि है, ऊपर इसके यूरोप है, नीचे महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका। अब यूरोप का देश सांडू की लड़ाई के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? स्पेन। ये यहाँ यूरोप का देश स्पेन मिल जाएगा, और नीचे अफ्रीका का देश कौन सा मिल जाएगा? मोरक्को। तो ये किन दो देशों को जोड़ती है? मोरक्को व स्पेन। स्पेन यूरोप, मोरक्को अफ्रीका को जोड़ती है। भूमध्य सागर व अटलांटिक महासागर के मध्य स्थित है, लेकिन याद रखना है भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार क्या है? जिब्राल्टर जल संधि। ओके बेटा, इतनी बात। अभिषेक मैं यही हूँ, तू कहाँ खो रहा है? कोई लंबी फीलिंग ले रहा है? ये 40-45 मिनट क्लास की ले लिया कर बेटा। हो गई इतनी बात। अब बेटा इसी में बात करते हैं। तो हिस्ट्री का एक क्वेश्चन है, मोरक्को देश है, भारत आने वाला प्रथम अफ्रीकी यात्री कौन था? अफ्रीकी का मतलब होता है अफ्रीका महाद्वीप का। अरे भारत पहुंचने वाला प्रथम अफ्रीकी यात्री कौन था? और वो चंदा इसी मोरक्को देश का था, लेकिन महाद्वीप अफ्रीका है। देश पूछे तो मोरक्को। नाम क्या था उसका? भारतीय इबन बतूता।
इब्न बतूता एक यात्री का नाम था, अफ्रीका देश का था, मोरक्को देश का था। भारत आने वाला प्रथम अफ्रीकी यात्री बोलो कौन है? इब्न बतूता है। इब्न बतूता जब भारत आया तब भारत का राजा कौन था दिल्ली का? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन सा तुगलक था रे? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। अब मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल सल्तनत काल में तुगलक वंश की बात चल रही है, गयासुद्दीन तुगलक के बाद आया था। 1325 से 1351 ईस्वी तक था ना मोहम्मद बिन तुगलक। और इसी के कार्यकाल में भारत आने वाला प्रथम अफ्रीकी मोरक्को यात्री इब्न बतूता भारत आया। इब्न बतूता ने एक ग्रंथ लिखा था रिहला या सफ़रनामा। इब्न बतूता के ग्रंथ का नाम क्या था? रिहला या सफ़रनामा। अरे इस तुगलक ने पागल, सुल्तान, रक्त पिपासु, अपने युग का अरस्तु, शैतान का साथी, ये सभी उपनाम किसके हैं? बतूता, मोहम्मद बिन तुगलक के हैं। इस मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को कौन से पद पर अधिकारी नियुक्त किया था? काजी। दिल्ली का सबसे प्रमुख या मुख्य या प्रमुख काजी का पद दिया था इसे। इस इब्न बतूता को काजी बनाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। और काजी में भी देखें तो प्रधान काजी बनाया था, चीफ जस्टिस बनाया था। सल्तनत काल की बातें हैं ये। सल्तनत काल और मुग़ल काल, अच्छा पूरे सल्तनत काल और मुग़ल काल में न्यायाधीश को, किसको? न्यायाधीश को काजी के नाम से जानते थे। ओके, इतनी बात। तो इसे प्रधान काजी बनाया था। उसके बाद में एक जल संधि है, फ्लोरिडा जल संधि। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है ये मैक्सिको की। और मैक्सिको की खाड़ी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अटलांटिक महासागर में पड़ी थी कि नहीं आपने? और इसी के पास में है अमेरिका व क्यूबा। यहाँ है बेटा, सबसे पहले बात करें तो लगभग इस लोकेशन में यहाँ आपको ये मिलेगी मैक्सिको की खाड़ी। उत्तरी अटलांटिक महासागर में अमेरिका के तट पर मैक्सिको देश के पास विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी। इसी मैक्सिको की खाड़ी के पास में है अटलांटिक महासागर। तो ये आ गया है अटलांटिक महासागर। और इन्हीं के बीच में यहाँ पर ये क्या है? विश्व की एक खाड़ी, नाम है फ्लोरिडा। अब यह अमेरिका व क्यूबा को जोड़ता है। यह लगभग यहाँ से क्यूबा बताया था। क्यूबा और अमेरिका देश को जोड़ने वाली जल संधि है ये। कौन सी जल संधि? फ्लोरिडा। कोई हार्ड नहीं है बेटा ये। अगर थोड़ा सा नाम से हमें पता चला है कौन सा सागर, कौन सी खाड़ी, कौन से महासागर में है, लगभग किस देश के तट के पास मिल सकती है, तो ऑप्शन देखकर हम बड़े इजी तरीके से इन्हें कर सकते हैं। लेकिन विश्व मैप की थोड़ी बहुत ABCD जरूर आनी चाहिए। चाहे Z तक तो ना आए, लेकिन ABCD E तक तो पहुँचेगी ना निकिता। बस बहुत इतना ही पहुँच जाएगी। तो मन माना लग गया है तो उठा तक भी कौन पहुँचा। हो गई इतनी बात। अब बेटा जलीय भागों की जल संधियाँ पूरी हुई। अब इसी में आगे की बात करते हैं। तो जलीय क्षेत्र का एक पार्ट बचा है एग्जाम लायक, ज्वार भाटा। अब ज्वार भाटा कैसे उत्पन्न होता है, क्या प्रभाव पड़ता है ज्वार भाटे से, क्या कुछ होता है, लिखना शुरू करें। ज्वार भाटा। ज्वार भाटा आज घर जाकर विश्व मैप ले जाइए, छोटी बाउंड्री, और विश्व मैप देखकर 8-10 बार उसको भरे। देखें कौन सा देश, कौन सा सागर, कौन सा महासागर कहाँ स्थित है। तो 40% विश्व ज्योग्राफी अपने आप याद हो जाएगी। अनुमान से कर दोगे, ऑप्शन देखकर कर दोगे। वैसे तुम्हें
बेटा भूल वेते बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, काम की मूल बातें याद रख लिया करो। ज्योग्राफी में मैप जरूर आना चाहिए। लिखो ज्वार भाटा। अरे समुद्री जल है ये। समुद्री जल अपनी वास्तविक समुद्र तल से थोड़ा ऊपर उठकर आगे बढ़ता है, उसे ही कहते हैं ज्वार। और वही पानी जब पीछे हट जाता है तो वो क्या है? बाटा। ये एक साथ दो क्रियाएं घटित होती हैं। समुद्री जल सामान्य समुद्र तल से थोड़ा ऊपर उठकर आगे स्थल की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं, उसे ज्वार। और पीछे की ओर वापस समुद्र में आ जाता है, वो बाटा। एक साथ ये दो क्रियाएं हैं। तो अभी ये महासागरीय परिसंचरण है। और कौन सा महासागरीय परिसंचरण है? क्षितिज या ऊर्ध्वाधर? ऊर्ध्वाधर। अरे महासागरीय ओशियन करंट, महासागरीय जल धाराएं पढ़ी तो महासागरीय जल की गति तो है, जल धाराएं भी और ज्वार भाटा भी। लेकिन महासागरीय जल में परिसंचरण गति दो प्रकार की थी, क्षितिज और ऊर्ध्वाधर। क्षितिज का रूप तो होगा क्या? महासागरीय जल धाराएं जो एकदम समुद्री सतह के बराबर समांतर चलेंगी, जो महसूस ही नहीं होंगी। और ऊर्ध्वाधर का मतलब है थोड़ा ऊपर उठकर हिलोरा लेते हुए विशाल जल की मात्रा समुद्र तट से टकराए, स्थल में घुस जाए, वो ऊर्ध्वाधर परिसंचरण है। अर्थात ज्वार भाटा महासागरीय परिसंचरण गति का कौन सा उदाहरण है? ऊर्ध्वाधर। लिखो ज्वार भाटा, ज्वार भाटा ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर परिसंचरण है। परिसंचरण का मतलब है महासागरीय जल की गति। ये ऊर्ध्वाधर परिसंचरण है, जबकि महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की क्षितिज परिसंचरण है। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है कि समुद्री जल आगे बढ़ने की क्रिया ज्वार और वापस समुद्र में वो जल आ जाना भाटा। ये दोनों क्रिया मिलकर ही कहलाती हैं ज्वार भाटा। लिखो ज्वार भाटे की उत्पत्ति का मूल कारण। ज्वार भाटे की उत्पत्ति का मूल कारण लिखो सूर्य एवं चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्तियाँ, गुरुत्वाकर्षण शक्तियाँ व पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। ज्वार भाटे की उत्पत्ति का मूल कारण मेरे बच्चों क्या है? वो मूल कारण है सूर्य व चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति व पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। देखो ये है सूर्य, और इस सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कौन करती है? पृथ्वी। ये और पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कौन करता है? चंद्रमा। भाई चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, तो चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है। पृथ्वी इस लोकेशन में परिक्रमण कक्ष में घूम रही है, यहाँ आ गई घूमते घूमते। अब चंद्रमा इस परिक्रमण कक्ष में पृथ्वी की परिक्रमा करता है, और एक दिन चंद्रमा घूमते घूमते यहाँ आ जाता है। अब सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर अधिक लगेगा, एक सिद्ध में आ गए, और पृथ्वी को अपनी तरफ खींचेंगे। अब पृथ्वी तो उठकर, इसके पत्थर मिट्टी तो उठकर इनकी तरफ जा नहीं पाते, लेकिन जल है वो बेटा थोड़ा सा ऊपर उठकर स्थल की ओर अर्थात इनकी ओर आना शुरू हो जाएगा, और ये बल लगेगा तो थोड़ा सा जल आगे बढ़कर इनकी तरफ बढ़ेगा। यही एक ज्वार भाटे का कारण बना। लेकिन ये ज्वार भाटा है
ये प्रत्यक्ष ज्वार कहलाएगा। सूर्य एवं चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी पर जो ज्वार उत्पन्न होता है वो प्रत्यक्ष ज्वार कहलाता है। और प्रत्यक्ष ज्वार जो होगा वो मेरे बच्चों उच्च ज्वार होता है। क्या होता है? उच्च ज्वार होता है। उच्च ज्वार का मतलब ज़्यादा ऊंचाई पर जल उठकर आगे बढ़ेगा। ये कारण तो है सूर्य एवं चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का कारण, जिसे जेनिथ ज्वार भी कहते हैं। इसी का नाम क्या है? जेनिथ ज्वार। तो प्रत्यक्ष ज्वार, उच्च ज्वार, जेनिथ ज्वार की उत्पत्ति का कारण है सूर्य एवं चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। अब देखो, जब सूर्य और चंद्रमा दोनों लगकर पृथ्वी को अपनी तरफ खींचते हैं और पृथ्वी अभिषेक जाना नहीं चाहती, तो पृथ्वी अपनी विपरीत दिशा में जोर लगाएगी। अरे पृथ्वी विपरीत दिशा में, पृथ्वी को जबरदस्ती खींच रहे हैं सूर्य और चंद्रमा, जबकि पृथ्वी नहीं जाना चाहती सूर्य और चंद्रमा की तरफ, तो पृथ्वी अपना विपरीत बल पीछे की ओर लगाएगी कि नहीं? अरे पाडड़ियों चुखाए उड़ो है भैंस के, चुखाना के बाद पाडड़िया ने पकड़ के थमी भैंस सी लाओ हो, थमी थारी तरफ खींचो होनी, वो विपरीत खींच के ले जाए है थाने, बड़ी हाथापाई माचे है ना उठे। ऐसी ही पृथ्वी पर मस्ती है। ये पृथ्वी को ये खींचना चाहते हैं, पृथ्वी जाएगी नहीं और पीछे की ओर जोर लगाएगी। तो यहाँ यही बल लगा कि नहीं पृथ्वी का, यही है पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। और यहाँ का जल थोड़ा सा पीछे हटेगा, यही भी तो आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये पृथ्वी के बल के कारण है। समझ में आ गई ये बात? तो अपकेंद्रीय बल किसका होता है? पृथ्वी का, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल किसका होगा? सूर्य एवं चंद्र का। अब पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण विपरीत दिशा में पृथ्वी जोर लगा रही है, इसी का नाम हो जाएगा नेडिल, नेडिल ज्वार। इसी का नाम होगा अप्रत्यक्ष ज्वार, इसी का नाम होगा निम्न ज्वार। तो नेडिल ज्वार किसके कारण है? पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण। जेनिथ ज्वार कैसा ज्वार है? सूर्य एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। प्रत्यक्ष और उच्च ज्वार की उत्पत्ति होती है सूर्य एवं चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्तियों के कारण, जबकि नेडिल, अप्रत्यक्ष और निम्न ज्वार की उत्पत्ति होगी पृथ्वी के विपरीत बल के कारण, अर्थात पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण। तो ये कैसे कैसे ज्वार हैं, किस कारण कैसे हैं, ये चित्र बना लो। और ये 2 प्रकार का ज्वार भाटा आपका पूरा हुआ, और आगे की क्लास में कल मिलते हैं। ओके, ठीक है बेटा।